आप सभी को मेरा नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ये आप सभी लोगों का स्वागत है दादी दादा फाउंडेशन के पहले वेबिनार में। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया, भारतवर्ष सहित इस समय एक बड़ी महामारी का सामना कर रही है। और हमें बस हम अपने एक और स्पीकर का वेट कर रहे हैं, अंशुमान जी का। अंशुमान जी लाइन पे आते ही हम लोग इसको प्रॉपर्ली शुरू कर देंगे। और तब तक मैं आप लोगों से कुछ तथ्य साझा करना चाहता हूं कि हम सभी को पता ही है कि ये जो महामारी आई है ये दिसंबर में वुहान चीन के वुहान शहर से शुरू हुई। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके इस समय पूरी दुनिया के 208 से अधिक देशों को जो है अपने गिरफ्त में कर चुकी है। और अगर आंकड़ों की बात करें आप तो हम अभी तक लगभग 27 लाख से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली 2 बार से लॉकडाउन किया था, मतलब लॉकडाउन किया है, जिसके कारण हम सभी लोग अभी अपने घरों में रह रहे हैं। और इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो भारत में वरिष्ठ नागरिकों को हो रही है। अगर भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या की ओर गौर करें तो अभी हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में कहा है कि लगभग 16 करोड़ लोग हैं जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। और जिसमें से 70 से 80 उम्र वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ है। और 80 लाख के आसपास 80 वर्ष या उससे उम्र के ज्यादा के लोग हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो वर्ग है वो काफी तेजी से कोरोना से प्रभावित हो सकता है। इन्हीं सब विषय पे दादी दादा फाउंडेशन ने कुछ एक्सपर्ट को जो है इनवाइट किया है, जो अपनी मतलब अपने जानकारी के माध्यम से हमें बताएंगी कि किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम इन चीजों से समस्या हो। और एक जो सबसे दर्दनाक एक तथ्य मैं साझा करना चाहूंगा जो इटली में घटित हुआ कि वहां पे लेट देम डाई एलोन ऐसा करके एक जो है आदेश जारी किया गया कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मर जाने दिया जाए, हम केवल युवाओं को बचाएंगे, जो कि मानवता के लिहाज से भी बहुत ही अक्षम्य माना जा रहा है। क्योंकि भारत में संख्या ज्यादा है, भारत में संसाधन कम है, इसलिए ही शायद 21 दिन के जब दूसरे लॉकडाउन की घोषणा में प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर पहले जो अपील की वो यही अपील की कि हम लोगों को अपने वरिष्ठ नागरिकों को जो है सबसे ज्यादा जो है बचाना है। और इसी दृष्टि से अब हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब हम सीधे मुखातिब होंगे डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल इस समय जो है चंडीगढ़ में रहते हैं और पिछले 15 वर्षों से जो है लगातार आयुर्वेद, पंचकर्मा और तमाम विषयों पे, डायबिटीज और इन विषयों पे इनका पेटेंट भी है। तो हम डॉक्टर अग्रवाल से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब किस तरह से हम
कोरोना से अपने वरिष्ठ नागरिकों को बचा सकें? डॉक्टर साहब। मुनि जी, आपको मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं और मुझे लगभग 15 साल हो गए आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए। हम यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से लगभग हर बीमारी को ठीक करते आ रहे हैं। हमारे पास इस तरह के जटिल रोग जैसे कि किडनी फेलियर, डायबिटीज, कैंसर के रोगी भी आते हैं जिनका कि हम सफल इलाज करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक विषय है वो कोरोना वायरस के ऊपर है। कोरोना वायरस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक महामारी के माध्यम से हम सब लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। हम सब लोगों को इसकी वजह से लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, मगर फिर भी हम हिम्मत ना हार के हम इससे लड़े और इस पे काबू पाए। यही हमारा पहला मुद्दा है। और दादा दादी फाउंडेशन के हिसाब से हमें अपने सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा प्रिजर्व रखना है, सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखना है, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। इंडिया में सीनियर सिटीजन बहुत सारे हैं और हम लोग ऑलरेडी, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम कुछ चीजें हैं, there are lot of things, there are lot of home remedies which we use at our kitchen, in our kitchen, which we don't know कि वो जड़ी बूटियां हैं, ट्रीटमेंट है, क्या है, बट वो है, एग्जिस्ट करती हैं। उससे हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, पाचन प्रक्रिया ठीक होती है और साथ में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ती है किस तरह से? अगर हम कहें कि एक सिंपल हल्दी वाला दूध जो हमें दादे दादा ने बताया किसी टाइम पे, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम ये चीजें बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। अगर आप अपनी किचन में देखें तो सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, तुलसी है, हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमें हमारी पाचन तंत्र को भी ठीक रखती हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए आयुष मंत्रालय से कि हम ये सारी चीजें करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम कोरोना से फाइट कर पाएंगे और इस तरह से हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। अगर आप देखें, एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में बताना चाहूंगा, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा आज की डेट में कोरोना पॉजिटिव केसेस अमेरिका में हैं। अमेरिका में लगभग 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और इस टाइम उनमें लगभग, जो मेरे पास करंट डाटा अभी चल रहा है, मैं आपसे करंट डाटे के हिसाब से बात करता हूं, उसमें से जो अभी जिनकी डेथ हुई है, अमेरिका का जो अभी आया है 102,000 लोग टोटल केसेस वहां पर हैं। टोटल डेथ्स 54,265 हो चुकी हैं और रिकवरी केसेस जो हैं 1,18,162, नियरली डबल रिकवरी है। और उसी के हिसाब से इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया में रिकवरी रेट्स लगभग 6 गुना है। इंडिया में अब 26,496 केसेस हैं जो टोटल केसेस पाए गए हैं और डेथ्स आज तक जो हुई हैं वो 825 डेथ्स हुई हैं और लगभग 6,000 रिकवर्ड केसेस हैं। तो आप देख लीजिए 6 गुना ज्यादा रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है।
हम ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी भी है और स्ट्रांगली इस कोरोना जंग को हमें जीतना भी है। तो स्टैटिस्टिक्स जिस तरह से मैंने बताया, ऑलरेडी हम बहुत सारी अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे कि तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी टू टॉक इन इंग्लिश, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे हिंदी सुनने वाले भी हैं और बहुत सारे इंग्लिश सुनने वाले भी हैं, तो दोनों to be very specific, just I want to speak you directly related with how Ayurveda treats this kind of pandemic earlier in our, Ayurveda. उसी बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मुनि जी। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। नाउ इसके लिए सबसे पहले हमें बताना है कि सीनियर सिटीजन को एक अच्छी दिनचर्या फॉलो करनी है। सिर्फ मेडिसिन से ही इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई जा सकती कि आप विटामिन सी लें तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट आपको अपनी इम्यूनिटी एक अच्छे आहार और विहार से, एक लाइफस्टाइल से बढ़ानी है। सबसे पहले एक अच्छी दिनचर्या। आयुर्वेद में ये लिखा गया है, कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें, कितने बजे खाएं, सब कुछ लिखा गया, और कितना खाएं और क्या खाएं, तो इसको हमें फॉलो करना है। तो मैं इन शॉर्ट कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमें उठना कितने बजे है। आयुर्वेद में तो लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, लगभग सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले उठा जाए। मैं फिर भी कहूंगा अगर हम सब लोग लगभग सूर्य उदय के साथ उठ जाएं तो ये भी बहुत बढ़िया। सूर्य उदय के साथ उठें, सबसे पहले 1 चम्मच आंवले का रस या आंवले का चूरन या फिर च्यवनप्राश का 1 चम्मच आप लें। गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। 2 गिलास गर्म पानी लीजिए साथ में। थोड़ा सा घर में टहलें, 1000-2 गज 1000 कदम चलें। उसके बाद अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया करें और लगभग 9 बजे से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है। तो मैं बताना चाहूंगा ब्रेकफास्ट जो है हमारा हेवीएस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए। सबसे हेवीएस्ट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट रखिए। उसके बाद 1 से 1:30 बजे के बीच में आपने लंच करना है, मगर उस 2 प्रोसेस के बीच में अगर आप कुछ फ्रूट्स या जूस या लस्सी वगैरह पीना चाहते हैं तो वो आप पी सकते हैं। बार-बार गर्म पानी का सेवन करिए, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने फॉलो करनी है। फिर लंच अगर 1-1:30 बजे हो जाता है आपका, तो साथ के साथ आपने डिनर सूर्यास्त से पहले करने की कोशिश करिए। सूर्यास्त से पहले मतलब 7 बजे तक ये अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और डिनर में बताना चाहूंगा कि लाइटेस्ट पॉसिबल मील करना है हमने, जितना कम से कम डिनर खाएं उतना अच्छा रहे। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकते हुए मैं अपने जो दूसरे एक्सपर्ट हैं अंशुमन, डॉक्टर अंशुमन, स्वागत है आपका। और नमस्कार। इनवाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमन प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मरीजों की संख्या, आप दिल्ली में रहते हैं, जिस तरह से मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है और कुछ वरिष्ठ नागरिक रिकवर भी किए हैं, लेकिन अन्य मरीज जो हम सभी जानते हैं कि कोरोना से तो हमें वरिष्ठ नागरिकों को बचाना ही है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की अन्य तरह की भी समस्याएं होती हैं, जो जैसे कुछ वो डायबिटिक भी होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, अन्य जो बीमारियां हैं, उनका इलाज इस दौरान कैसे हो पा रहा है या आप उनके लिए कैसे सजेस्ट कर रहे हैं? डॉक्टर अंशुमन, आप। जी, धन्यवाद मुनीश अंकल जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो बातचीत का जरिया है, भाषा का जरिया इंग्लिश है, हिंदी है, मिक्स है? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन में देख रहा हूँ स्क्रीन पे, इंग्लिश में बोले, कुछ कह रहे हैं हिंदी में बोले। बोथ यू कैन ट्राई बाइलिंगुअल। मुझे लगता है कि चूंकि साउथ और आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन लोगों को तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पीक बाइलिंगुअल, ट्राई टू बाइलिंगुअल वर्ड्स, जो भाषा मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, या जिसमें आपको कंफर्ट लगे। ठीक है, ठीक है। एलोपैथ साइंस के डॉक्टर होने के नाते इंग्लिश तो हमारा प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के होने के लिए हिंदी मातृभाषा है, इसलिए आराम में दोनों में महसूस करूंगा। पहले मैं हिंदुस्तानियों के लिए बोल लूं जो
इंग्लिश वाले हैं वो अलग से उनके लिए सेशन रख दीजिएगा, उनको प्योरली इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक में उनसे बात की जाएगी। नमस्कार, जो आप लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं कि बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान आपके मिले हैं उस ज्ञान को धोना जरूरी है और बेसिक से स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट में पहले बेसिक क्लियर करता हूं कि कोरोना वायरस क्या है, क्या बवाल है। वायरस एक तरह का विषाणु कीटाणु समझ सकते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखता है, या यूं माने आपके बाल के मुताबिक एक बाल जितना मोटा होता है उससे लगभग 10,000 गुना छोटा, इतना छोटा कीटाणु जो कहीं मौजूद हो सकता है, ये कोरोना वायरस है। कोई नया वायरस नहीं है, पुरानी फैमिली है। उसी पुरानी फैमिली का एक नया वायरस आया है जो चीन के द्वारा माना गया कि चीन से स्टार्ट हुआ और कई जगह फैल गया, जिसको कहा गया SARS-CoV-2-9। इसका मतलब ये है कि 2003 में सार्स एपिडेमिक हुआ था, इसी तरह के उसके लक्षण थे, इसलिए इसका नाम CoV-2 रखा, कोरोना वायरस 2, और बीमारी का नाम कोविड रखा गया, मतलब कोरोना वायरस डिजीज। ये वायरस कहीं भी किसी सरफेस पे, मतलब किसी भी सतह पे जमा हो सकता है। अगर संक्रमित इंसान से निकल के वायरस वहां पे पहुंच जाए, आपके हाथ के द्वारा या डायरेक्टली कोई आपके सामने बातचीत कर रहा हो, खांस रहा हो, छींक रहा हो, उसके द्वारा आपके नाक, मुंह या आंख के रास्ते अंदर जाता है, पहले गले में जमा होता है, फिर फेफड़े में जाके मल्टीप्लाई करता है, निमोनिया कराता है। तो मेन तकलीफ ये है। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक्चुअल शब्द है जो आज तक हिंदुस्तान में भी गलत तरीके से प्रोपेगेट हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इसका इलाज नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक तौर पे आपको दूरी बनानी है ताकि एक से दूसरे में ना आए। आइसोलेशन मतलब जो सस्पेक्टेड हो वो दूर रहे दोनों। मास्क लगाने की प्रक्रिया इसलिए चालू हुई, और हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा, जो हिंदुस्तान के संस्कृति में कल्चर था कि बाहर से जब आए जूते चप्पल बाहर उतारें, हाथ धोएं, चेहरे को धोएं, और कोई भी सामान तुरंत लेके उसका इस्तेमाल ना करें। ये कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये सच है, इसको फॉलो करें। होता क्या है, अब ज्ञान की बात यहां से शुरू होती है। उदाहरण के तौर पे आप मानिए कि 100 मरीज या 100 लोग संक्रमित हुए इस बीमारी से, मतलब 100 लोगों के शरीर के अंदर ये वायरस पहुंचा। उसमें से लगभग 47 से 65%, मतलब 100 में से 47 से लेके 65 लोग, कोई भी हो सकता, मतलब 50-55 लोग बिना किसी लक्षण के निकल जाते हैं। मतलब उनको सर्दी खांसी भी नहीं होगी, उनको संक्रमण होगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, ठीक हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जो आप सुनते होंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि इनकी जांच में ये पॉजिटिव पाए गए लेकिन इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी बची लोगों में से कुछ लोगों में सर्दी खांसी जुकाम या बुखार जैसी चीज होगी। इसमें से बचे हुए मान लीजिए 50% में से 80%, लगभग, और बचे हुए 40 लोगों में लगभग 10 से 12% लोग, कौन लोग हैं अब ध्यान से सुनिएगा, बुजुर्ग हों, मतलब जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल से ऊपर हो, जिनको डायबिटीज की समस्या, लंबे समय से शुगर की तकलीफ चल रही है, और वो भी खास करके शुगर कंट्रोल नहीं हो, मतलब इंसुलिन आप लेते हैं फिर भी शुगर कभी ऊपर चली जाती हो, कैंसर के रोगी हों, या किसी और इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी से जूझ रहे हों। इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी से मतलब है कोई ऐसी बीमारी, जैसे एक तो एड्स की बीमारी आप जानते हैं, लेकिन ऐसी कई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके लिए आपको स्टेरॉइड की दवा लेनी पड़ती है। ऐसे रोगी ज्यादा प्रोन है या ज्यादा इन पे रिस्क है बीमारी को अति गंभीर अवस्था में पहुंचाने के लिए। मतलब यही वायरस है, आपका शरीर है, आपका शरीर कितना तैयार था इससे लड़ने के लिए, ये डिसाइड करेगा। आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, मतलब कोई लक्षण नहीं आएगा, थोड़ी बहुत लक्षण की संभावना रहेगी, या अति गंभीर स्थिति में आप जाएंगे, जिसके कारण सुनते हैं जिनका अति गंभीर समस्या होती है, ऐसे रोगी सिर्फ 10 से 12, मतलब 100 में से 10 से 12 लोग ही ऐसे होंगे। तो सबसे पहले डरने की आवश्यकता नहीं कि सबको होगा तो सब मर जाएंगे, ये बिल्कुल अवधारणा है, अब बहुत तेजी से फैली है, इसलिए डरे नहीं। एहतियात जरूर लेना है। एहतियात वही फिजिकल डिस्टेंसिंग का एहतियात आप लें। हेलो जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपकी? जी जी जी,
फिजिकल डिस्टेंसिंग का एहतियात लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात लेना है, क्योंकि ये चर्चा आज जो हो रही है दादी दादा फाउंडेशन के तहत, खास करके जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए, उनसे मेरी गुजारिश है, ऐसे भी हिंदुस्तान की परंपरा है कि बड़े बुजुर्ग लोग आमतौर पे बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, यंगस्टर्स जाते हैं, अभी आप लोग घर में रहिए। बेहतर आपके लिए ये है कि अभी आप घर में रहिए, पूरा प्रिकॉशन लीजिए। बाहर से जो आपके बच्चे पोते पोतियां बाहर जब आ रहे हैं तो पूरी तरह से एहतियात लें, बाथरूम में जाएं, नहा लें तो बेहतर है, नहीं तो हाथ धोएं, कपड़े बदलें, फिर आपके पास आके बैठें, ये बेहतर एहतियात लें तो बेहतर रहेगा। जी मणिशंकर जी। हाँ डॉक्टर साहब, जो मेरा प्रश्न था मैं उस प्रश्न को रिपीट जी करूंगा कि जी अभी जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, तो विभिन्न जी हॉस्पिटल्स को कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बता दिया जा रहा है। हम सभी जी जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, भारत में 16 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 60 लाख, 60 से 70 उम्र या उससे मतलब 70 उम्र से ज्यादा के हैं। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या, इनको तमाम तरह के की बीमारियां भी हैं, तो इनको किस तरह के हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना चाहिए, या कैसे अपने आप को, अगर जो परंपरागत जो इनकी बीमारियां हैं उसमें और कोरोना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको कुछ उस पर प्रकाश डालें डॉक्टर बिल्कुल। बहुत 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 अच्छा सवाल किया, और बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो रियलिस्टिक ग्राउंड पे हम लोग भी फेस कर रहे हैं। बहुत पहले, आज से 2 महीने पहले मैंने ये एक सजेशन दिया था, अभी भी उस सजेशन पे अमल नहीं किया गया है। सजेशन था कॉन्सेप्ट ऑफ 3S। फर्स्ट एस, एस मीन्स सर्विलेंस, मतलब जो कोरोना से संक्रमित या सस्पेक्टेड हो उनकी जांच की जाए, सर्विलेंस। सेकेंड एस इज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से मतलब है कि किडनी का इलाज किस अस्पताल में होगा, प्राइवेट सरकारी सबको अभी खत्म कीजिए दायरे को, सारा सिस्टम सरकार अधिग्रहण में ले ले और डिप्यूट कर दे कि 10 किलोमीटर के दायरे में किडनी का इलाज किस अस्पताल में होगा, मरीज वहां जाएंगे, वहां इलाज कराएंगे, वहां लेकिन कोरोना के संक्रमित लोग नहीं आएंगे। कैंसर का कहाँ होगा, हार्ट का कहाँ होगा, मतलब सेगमेंटेशन कीजिए। तो कोविड हॉस्पिटल आप बना रहे हैं लेकिन नॉन कोविड का इलाज के लिए कोई भी सिस्टम आपने नहीं किया, जिसके कारण। और थर्ड एस था सेग्रीगेशन। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट एक हॉस्पिटल में 2 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 3 है, सारे कार्डियोलॉजिस्ट को इकट्ठा कीजिए और एक जगह कार्डियक हॉस्पिटल जहां वहां जाएं, वहां इलाज करें। इनके मरीज जहां जा रहे थे अगर प्राइवेट के मरीज को भी वहां बुलाएं, सरकारी मरीज का वहीं इलाज हो। और इस महामारी से निकलने के बाद आप प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वाले अपने डिसीजन लेते रहे कि कैसे किनका पैसा कैसा ट्रांसफर होगा। ये आइडियल मॉडल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है, जो सीनियर सिटीजन हैं, जितनी कोशिश हो सके आप टेलीफोनिक, वीडियो कॉल से अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से, आमतौर पे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज के जो डॉक्टर और मरीज का रिलेशन होता है बहुत पुख्ता हो जाता है, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके घर से कंसल्टेशन कर लें। जिस तरह से बताते हैं आप शुगर की टेस्टिंग और ये करते रहें। और इसके बावजूद भी लगता है कि मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है, कोशिश करें वैसे अस्पताल जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। प्रेफरेबली अगर छोटी कोई इंटरवेंशन की, मतलब भर्ती होने की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं, जहां की 1-to-1 डॉक्टर से मिले, बिना टाइम वेस्ट किए, कम से कम समय में आप मिले डॉक्टर से, अपना प्रेस्क्रिप्शन लें और वापस आ जाएं। और अगर बहुत ही ऐसी समस्या है, अस्पताल जाना ही पड़ रहा है, तो जनरल वार्ड में नहीं जाना है, जनरल वार्ड में एडमिट नहीं होना। कि आज के समय ये मानना बिल्कुल ही गलत होगा कि कोई संक्रमित नहीं है। कोई भी संक्रमित हो सकता है, अटेंडेंट हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, बिस्तर हो सकता है। तो सिंगल रूम में अब जाएं, अपना इलाज लें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कोविड हॉस्पिटल में नहीं जाना है सीनियर सिटीजन को, अगर आपको कोविड की समस्या नहीं है तो। जी मणिशंकर जी। सर, ये मतलब भारत जैसे देश में जहाँ पे हम सभी को पता है स्वास्थ्यगत आवश्यकताएं अभी बहुत सीमित हैं, यहाँ से जी यही मतलब जो एक विषय है जो हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में ये चीजें फिर से दोहराई हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें थी, आयुर्वेद, जीवन शैली, अभी डॉक्टर साहब हमारे अग्रवाल जी बात कर रहे थे जीवन शैली की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपका विभिन्न विषयों पे बराबर अध्ययन रहा है, तो
सजेस्ट करेंगे कि हमने अगर घर में जो सामान्य दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी बहुत अगर हम हॉस्पिटल को अवॉइड कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को, या अपने स्वयं की बीमारी को लेके, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जितने लोग जुड़े हैं तो ये हेट्रोजीनियस बैकग्राउंड, यहाँ सीनियर सिटीजन भी है, कुछ युवा भी हैं। युवा ऐसे हैं जिनके घरों में सीनियर सिटीजन, उनको ख्याल रखना है, तो उनके लिए मतलब उनको क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए अतिरिक्त, कि अगर कोई बीमारी उनको हो तो न दिखाए तो घर पे किस तरह का कैसे टेलीफोनिक करें, या क्या मतलब किस तरह के इलाज को आप उनको सलाह देंगे? नहीं, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। जैसे जो सीनियर सिटीजन जो युवा हैं वो घर से क्या करें, क्या सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल है कि यहाँ अभी जो सुनने मैं वाले लोग हैं एक इसमें बार कुछ बोलना युवा भी चाहूँ, हैं। मुनिशंकर जी, डॉक्टर जी डॉक्टर अंशुमन जी, मैं जोड़ना चाहूँ मुनिशंकर जी के सवाल में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जिसे मैंने लिखा भी है। सीनियर सिटीजन की बात आती है, मेरे जीजा जी हैं और दीदी जी हैं। जीजा जी 70 साल के हैं, दीदी जी 68 साल के हैं। वो लोग अमेरिका में रहते हैं। पहली डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट, वरिष्ठ मेरी पत्रकार आवाज है। में जोड़ रहा हूँ। हाँ, हाँ मैं एक मिनट होल्ड करिए, सॉरी। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। ऐसा है डॉक्टर हाँ, अंशुमन, अब आ रही है। जी आ रही है आवाज। मेरे जीजा जी हैं, दीदी जी हैं। जहां मैं बैठा हुआ हूँ लखनऊ में, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर आके रुके हुए हैं मेरे पास। उनके दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं। 1 मार्च को वो आए हैं इंडिया। मैंने उनको दिल्ली में रिसीव किया। जीजा जी को लगभग डिप्रेशन की और विड्रॉल सिम्टम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बहुत डरे रहते हैं, दीदी जी को छोड़ के कहीं हिल नहीं सकते। अगर दीदी जी बाथरूम में गई हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि अरे क्या करूं, मैं तो बहुत पर कहाँ चली गई तुम्हारी दीदी, और पूजा करने चली गई तो गेट पर हर 2 मिनट बाद पूछते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है। और हालांकि वो 70 साल के ही हैं, लेकिन वो प्रायः बाथरूम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और फिर उनको हम लोगों ने विमहेंस में 1 हफ्ते दिखाया था, फिर हम लखनऊ ले आए अपने पास। आने का कारण ये था कि शायद अमेरिका में तो बहुत कुछ उनका इलाज नहीं हो पाया। यहाँ से 1 साल पहले गए थे। कारण था वो टोबैको यूजर थे और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड थी, तो वहाँ डायबिटीज कंट्रोल हो गई, टोबैको खत्म हो गई, लेकिन उनका ब्रेन जो है वो श्रिंक कर गया काफी, और वो बच्चों जैसे हो गए हैं। अब हमारे सामने स्थिति ये है कि हम ले आए थे दीदी जी को। मेन आने का कारण था कि उनके दांत निकलवाने थे। अमेरिका में डेंटल इंश्योरेंस नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया हो भी आएंगे और जीजा जी का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हम अपने दांत निकलवा लेंगे। जिस दिन उन्होंने 1 हफ्ते में एक साइड के नीचे के दांत निकलवाए, एक साइड के ऊपर के निकलवाए, और जब डॉक्टर साहब दांत निकलवा के जिस दिन अगले दिन लगना था, उसी दिन ब्लैक वो हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब दीदी जी की हालत ये है कि न वो इधर से खा सकती है, न इधर से खा सकती है, वो लिक्विड ले रही है। जीजा जी की हालत ये है कि वो मतलब अगर हम लोग दोनों न, मैं उनका साला हूँ और हमारी वाइफ यहाँ पे है, अगर हम लोग न होते तो बच्चे उनके अमेरिका में हैं। उनके पास कोठियां बहुत हैं, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, अरबपति है, करोड़पति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, उनको देखेगा कौन। वो लैट्रिन जाते हैं, अपनी पैंट नहीं खोल पाते, पैंट खराब हो जाती है हर तीसरे दिन, दीदी जी को धुलना है। और अब उनका फिर और घबराते रहते हैं। मेरे पास भी बैठेंगे तो हम लोगों ने उपाय क्या सोचा, अब मैंने बीएचयू से योग का डिप्लोमा किया था, मैंने कहा कुछ ट्राई करते हैं। तो हमने प्राणायाम, ध्यान, एक तो उनका ध्यान बटे 1-1.5 घंटे दीदी के साथ बैठा कर वो शुरू किया। फिर उससे थोड़ा दिन में आराम हुआ। शाम को वो बहुत घबराते थे, 5 बजे से गिनने लगते थे कि चाय कब बनेगी, कितने मिनट बाकी है। फिर चाय पियेंगे तो दीदी जाएंगे पूजा करने, फिर पूजा में 8 मिनट लगेगा, फिर जोड़ते रहते, फिर कब खाना खाएंगे, और घबराए रहते थे। डॉक्टर साहब फिर हम लोगों ने एक समय की सीमा है तो ये जो प्रॉब्लम है उनकी, फिर हमने जो उनपे मंत्र चैंटिंग का प्रयोग किया, एलेक्सा पे लगा दिया और जबरदस्ती बैठाया उनको कि गायत्री मंत्र बजता रह रहा है और साथ किसका है जो भी है, और उसके साथ 1 घंटे उनको बैठाया। तो 1 घंटे बैठकर थोड़ा सा चेंज उनको आया है।
अब ऐसे जो बुजुर्ग हैं, अब दीदी जी को अगर हमारे अपने डेंटिस्ट से संपर्क किया, वो नहीं जा सकती, डेंटिस्ट ने कहा लॉकडाउन है। हम इंस्टीट्यूट गए, यहाँ पर है लोहिया इंस्टीट्यूट, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। इस वक्त तो हम कोई भी इलाज, दांत वगैरह तो मामूली चीज, दांत का इलाज नहीं कर सकते, जबकि उनके लिए मामूली नहीं है, वो लिक्विड ही का ले पा रही है, 1.5 महीने हो गया, और दांतों में दर्द, इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब जीजा जी को दिखाने के लिए डॉक्टर्स की एडवाइस ये है कि घर में ही रहिए, मत दिखाने ले जाइए, क्योंकि 70 साल के हैं। तो जो, और एक तो एकदम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारी तो एनआरआई है, जो इंडिया में भी ऐसे रह रहे होंगे बुजुर्ग, जिनकी हालत हमारे जीजा जी दीदी जी ऐसी होगी। एग्जैक्टली और इनकी संख्या 80 लाख से ज्यादा है डॉक्टर साहब। तो जो 80 कोविड 80 वर्ष से वाला, ज्यादा। इनके लिए भारत में तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं दिख रहा है। अमेरिका में ये हालत थी कि अमेरिका में जो इंडिया में गए थे पिछले साल, तो उससे बुरे हालत में लौटे इंडिया। अमेरिका में वो भी नहीं हो पाया, क्या क्योंकि क्या कहते हैं अंशुमन सर, आप क्या कहते हैं इस विषय पे? जी जी मुनिशंकर जी, साहब ने जो बताया, इसमें कोई सवाल तो मुझे दिखा नहीं है। इसमें ज्यादा इनका सजेशन और जो इन्होंने किया ये बताया है। सवाल आपका सवाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको अदर प्रॉब्लम, जो डिफाइंड प्रॉब्लम जिसको हम नहीं कहते हैं मेडिकल साइंस में, डिफाइंड प्रॉब्लम है कि पता है कि बीमारी एग्जैक्टली क्या है, नहीं है, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से अस्पताल जाना है, चाहे छोटी तकलीफ के लिए या मोर ऑफ साइकोसोमेटिक और मोर ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम जो होती है उम्र के साथ। आपका सवाल यही है, उनको क्या किया जाए? हाँ, उनका क्या किया जी? बिल्कुल 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 ठीक बात है। देखिए, इनको तो बेवजह अस्पताल नहीं ही ले जाना है, उसका कारण समझिए। एक चीज होती है कॉग्निशन डिसऑर्डर। कॉग्निशन डिसऑर्डर से मतलब है 70 साल के बाद ब्रेन स्ट्रिंग करना चालू करता है। ये मेडिकल साइंस, आयुर्वेद हमारा सब मानता है, और इसको हमने एमआरआई करके चेक भी करके दिखा दिया है। उनका ब्रेन कम स्ट्रिंग करता है, जो अपने जीवन शैली को ठीक रखते हैं, योगासन और अष्टांग योग करते हैं, उसमें भी एमआरआई करके दिखा दिया कि इनका ब्रेन का श्रिंकेज डिलेड है, मतलब लेट से होता सब में है। तो ऐसे हमारे काफी रोगी होंगे जो कि किसी खास बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन कॉग्निटिव, जैसे ये बता रहे थे, बच्चे की तरह बिहेवियर करते हैं, इस तरह की तकलीफ हो गई। इसमें देखिए, स्मॉल ग्रुप में लोकल सपोर्ट सिस्टम, जो मोहल्ले में, जैसे ये बता रहे हैं लखनऊ में रहते हैं, उस मोहल्ले में सपोर्ट सिस्टम ही इनके काम आता है। जैसे दादी दादा फाउंडेशन है, मान लीजिए इसके कुछ कार्यकर्ता वॉलेंटियर वहां पे हैं, ये जाके उनको अलग अलग चीजों से इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिसमें सच्चाई ये है कि समस्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसका परसेप्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब तकलीफ बहुत कम है। मान लीजिए दर्द, जो किसी यंग को एक पॉइंट में समझ में आएगा, ये कहेंगे मुझे दर्द 9-10 पॉइंट में हो रहा है। तो दर्द का कोई पैमाना नहीं होता, जो मरीज हमें बताता हम उसी समझते हैं। उसी तरह से छोटी छोटी समस्या, लॉकडाउन के कारण डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की मेजर इशू, मेजर समस्या चल रही है अभी हिंदुस्तान में। यंगस्टर्स में सुना होगा आपने, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो जो एल्डरली उनमें तो ज्यादा होता है, उनको एक फीलिंग ऑफ डूम, मतलब क्या भविष्य में होने वाला, मैं जीवित रहूंगा मर जाऊंगा, ये नहीं समझ में आता। इन सब के लिए सपोर्ट सिस्टम ही हमारा काम करेगा। वेल डिफाइंड हॉस्पिटल, और जो हमारे एलोपैथ के डॉक्टर है, उनकी जरूरत कम है, मोर ऑफ काउंसलिंग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इसमें वीडियो कंसल्टेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, लोकल सपोर्ट ग्रुप बहुत योगदान दे सकता है, जिसको हम बिना उनके घर गए, उनको हम टेली सिस्टम को लेके या डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके उनको मदद कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। अब मैं सीधे मुखातिब करूंगा डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल, हम लोगों के पास समय की सीमा है, आप बड़े संक्षिप्त में 2 मिनट में बताएं कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमें अपने घरों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी है, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए हम जैसे युवाओं को? देखिए, मैंने सबसे पहले तो बात करी थी कि आपने एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मुनि जी। मैं कह रहा हूं, हम जैसे युवा जिसके घर में, जैसे डॉक्टर साहब को 70 साल उम्र के व्यक्ति का देखभाल करना है, तो डॉक्टर साहब को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? आयुर्वेद इस मसले पे क्या सुझाव देता है, या आप किस तरह से एज ए डॉक्टर उनको सलाह देंगे? सबसे पहले तो जो वो मैंने बताया कि दिनचर्या ठीक करें, सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम सही करें,
हल्का फुल्का खाना खाएं, रात को स्पेशली लाइट फूड करें, साथ में प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राणायाम, वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम वो करें। डॉक्टर साहब, युवा अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उन्हें उनके देखिए, यही तो अंशुमन जी ने भी पहले बताया सर ने, कि जो युवा बाहर से अंदर आ रहे हैं वो नहा के और अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से करके बुजुर्गों से मिलें। जो हमारी भारतीय परंपरा है कि चप्पल बाहर उतारना, अपने आप को वॉश करके स्वच्छ करके बुजुर्गों के पास जाना, ये सबसे मेन चीज है, अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को छूने से फैलता है। तो हमें ये चीज सबसे मेन चीज देखनी है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से पहले जो यंगर जनरेशन है जो बाहर से सामान लेके आ रही है, सामान को धो के अच्छी तरह से सैनिटाइज करके फिर बुजुर्गों को खिलाया जाए, तो वो सबसे जरूरी एस्पेक्ट है इसका, ताकि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ रख सकें और साथ में खुद भी स्वस्थ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अंशुमन जी, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, डू यू थिंक लॉकडाउन इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू डीलिंग विद कोविड? जी, मैंने देखा था ये प्रश्न शर्मा जी पूछ रहे हैं। हाँ, राहुल का प्रश्न है। राहुल शर्मा का सवाल था ये, बहुत साइंटिफिक सवाल इन्होंने पूछा है जी। और एक सवाल आया है। Yes, what will you recommended to the government as we move towards easing of the lockdown in India, especially for elderly? इसको रिपीट करें, जब दोबारा पढ़ें ये सवाल। What will you recommended to the government as we move towards easing to the lockdown in India, especially for elderly? वेरी गुड। मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूं। बहुत ही साइंटिफिक सवाल। जो भी जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, मैं उनका साधुवाद कहता हूं कि आज के दौर में जो मेन स्ट्रीम चैनल मीडिया है, उसके कम से कम आप दबाव में, मानसिक दबाव में, या आपको मानसिक गुलाम नहीं बना पाया, इसके लिए मैं सच में आपका साधुवाद देता हूं कि आपके दिमाग में अपने सवाल निकल के आए हैं। आप सोचिए कि लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन? नो, आंसर इज नो। क्यों? बहुत पहले ही मैंने 15 पॉइंट्स अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाला था, दीज आर द सॉल्यूशन। लॉकडाउन ओनली इज नॉट द सॉल्यूशन। मींस सिर्फ लॉकडाउन ही निदान नहीं है। मतलब क्या लॉकडाउन से वायरस मर जाता है? नहीं मरता है। तो मेडिकल क्या कहता है? मिटिगेशन ऑफ वायरस। मिटिगेशन का हिंदी होता है न्यूनतीकरण, अल्पीकरण। मतलब वायरस को कम कर सकते हैं। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने की जो संभावना है, ये कम हो जाती है। लॉकडाउन का फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या होता है लॉकडाउन का? कि आप उसमें अपनी तैयारी बढ़ा लेते हैं। कौन सी तैयारी बढ़ाते हैं? प्रिपेयर्डनेस ऑफ बेड, हॉस्पिटल, टेस्टिंग। क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है, सारा सिस्टम पैरालाइज है, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान इसमें थोड़ा पीछे रहा है टेस्ट प्रॉपर करने में। तब हुआ फेज 2, एक्सटेंडेड लॉकडाउन। एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल व्हेन? क्या 3 मई को लॉकडाउन खत्म अगर करते हैं उदाहरण के तौर पे, मुझे नहीं मालूम है, तो सरकार का डिसीजन होगा, तो क्या उसके बाद वायरस खत्म हो जाएगा एनवायरमेंट से? नहीं होगा। तो अगेन आपके ऊपर उतना ही रिस्क है। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज, मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे बताया था, 3P। P for Patiala, P for Patna, imagine India. 3P. First P is pick, second P is pack, and third P is play. Pick means टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मतलब जांच की संख्या बढ़ाइए। कौन से जांच की? ये एंटीबॉडी टेस्ट किट जो अभी सुना होगा, चाइना से बहुत बवाल हुआ कि डुप्लीकेट दे दिया और घटिया दे, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिससे एक्चुअल पता चलता है कोरोना वायरस का संक्रमण अभी है या नहीं है, जिसको RT-PCR कहते हैं, उस टेस्ट की संख्या बढ़ाइए। पिक, उसको कहते हैं पकड़ना। पैक, जिस हिस्से में ज्यादा मरीज संक्रमित पाए जाएं उनको सील करो, पैक करो, जिसको हॉटस्पॉट का बाद में नाम दिया गया, रेड जोन का नाम दिया गया। एंड प्ले, मतलब बाकी बचे कंट्री को जैसे जैसे फेज में ओपन करना चालू करो। जैसे एग्रीकल्चर में फिजिकल डिस्टेंसिंग हमसे ज्यादा रखते हैं। जहां मेरी खेती होती है वहां जब मैंने मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हम लोगों के पास आखिरी 1 मिनट है। मैं
तमाम जो लोग जुड़े, जो इस विषय पे जो है आज अपना कीमती वक्त निकाल के आए, साथ में हमारे पार्टनर युवा ट्रस्ट और मीडिया पार्टनर स्टेट मीडिया, दोनों लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के लिए धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब जल्दी ना हम लोग फिर एक क्योंकि समय सीमा है और इस दृष्टि से अभी हम लोग इसे उसमें समाप्त मुनिशंकर करेंगे जी, और जल्द ही हम मेरा लोग ये सुझाव है मुनिशंकर लेकिन जी एक छोटा कि आप प्रश्न है। क्वेश्चन इनवाइट कर लीजिए और जी, नेक्स्ट सेशन को हम स्टार्ट ही करेंगे इस सेशन के बचे हुए क्वेश्चन से और फिर हम आगे चलेंगे। जी ठीक है। जयराम भाई कुछ कह रहे हैं। जयराम भाई, मैं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और सबको इसका लाभ मिलेगा कि अगर हम बाहर से कुछ सामान लेकर के आते हैं, खास करके फूड आइटम्स, तो उसको सैनिटाइज कैसे करें? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन जयराम जी भी जुड़े हुए थे, पता नहीं था। बहुत बढ़िया। देखिए यही अच्छा है, उम्दा जनप्रतिनिधि होता है तो सवाल बिल्कुल मास्क का पूछता है। बहुत अच्छा सवाल है ये कि बाहर से लेके आए तो सैनिटाइज कैसे करें। सबसे है कि देखिए अभी जो हॉकर्स वेंडर्स सामान बेचते हैं, आपने सुना ही पिज्जा से लेके हर चीज से अगर संक्रमण हुआ है तो ये मान के चलें कि बाहर से आने वाला हर वस्तु संक्रमित है। मान के चलें। क्यों मान के चलें? आप टेस्ट तो करने नहीं जाएंगे लैब में। तो क्या करना है, कोशिश करें अब पहले तो अपनी जरूरतों को कम कर लें कि बेवजह का पिज्जा और फास्ट फूड ऐसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, आप मेरे लेक्चर में सुन चुके हैं, वैसे भी उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बेसिक नीड की चीजें आप लाएंगे, सब्जी लाएंगे, दूध का पैकेट ले आएंगे, मैक्सिमम जो ब्रेड खाते हैं वो खाएं, लेकिन हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूं घर में आटे की बनी रोटी खाएं, खास करके इस दरमियान। लेकिन जो प्लास्टिक से कवर आइटम होता है, वायरस उसके अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो कोशिश करें कि पहले तो आप दूध के पैकेट को रख लें। कुछ लोग जैसे साबुन पानी या वॉशिंग पाउडर के बकेट में इसको डुबो लेते हैं, निकालते हैं। अगर ये ना भी करें, सिंपल रनिंग टैप वाटर से पानी, नल के पानी के नीचे इसको धो लें अच्छी तरह से। धोने के बाद जब पैकेट हटाएं, अपना हाथ धोएं अच्छी तरह से, पैकेट को काट के दूध निकाल लें, पैकेट को डिस्कार्ड कर दें। मतलब अंदर के प्रोडक्ट को आपने नंगे हाथों से नहीं छुआ और फिर अपने हाथ को सैनिटाइज करें। सेम है ब्रेड का पैकेट, सब्जियों को लाके आप पानी में डुबो के छोड़ दें, गुनगुना पानी हो, ऐसी सब्जी हो गुनगुने पानी डाल सकते हैं, डालें और नमक थोड़ा डाल दें, जिससे हम मानते हैं कि वायरस डिसइंटीग्रेट होने लगता है, मरता नहीं है। और छिलके वाली सब्जी को छिलका हटाने के बाद पूरा धो के तब इस्तेमाल करें। कहने का ये मतलब है बाहर से आई हर चीज संक्रमित मानी जाती है अनलेस प्रूव अदरवाइज। जी जयराम जी। ठीक है डॉक्टर साहब कि इसी के साथ हम लोग धन्यवाद। इस वेबिनार को समाप्त करने जा रहे हैं और आप सब लोग जो तमाम देश और विदेश से भी कुछ लोग जुड़े रहे, सबको विभिन्न लोकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादी दादा फाउंडेशन और युवा ट्रस्ट लगातार इस विषय पे जन जागरूकता करता रहेगा और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करता रहेगा। सबको धन्यवाद। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए, वो आप अगली बार लेना चाहेंगे या कुछ रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं वो रह गए हैं, वो आप क्लियर कर लें तो अच्छा है। हाँ, वो क्वेश्चन ले लिए जा रहे हैं, वो अगली बार हम उस जैसा डॉक्टर अंशुमान ने कहा, अगली बार उन्हीं क्वेश्चन से ही हम वेबिनार शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस वेबिनार की सीमा थी 50 मिनट की और वो 50 मिनट हमारा होने ही जा रहा है। जी जयराम जी कुछ कहना है आपको? अगली बार पहले ही क्वेश्चंस डॉक्टर साहब को पहुंचा दिए जाएं और हम लोग तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। और जो लोग जुड़े सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं देख रहा हूँ गुरमुख सिंह बाबा, पवन कुमार सब जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा है, सब स्क्रीन पे आ रहा है। राहुल सर को, अंतशा वैराग्य, भरत पांडे, पवन जी, सभी को धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, डॉक्टर अभिषेक और भी कई लोग जुड़े हुए रहे जो है लगातार, और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी के लिए ये विराम देते हैं यहाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।